हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम शॉक के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में मैंने एडिमा के बारे में बात की थी, तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देखें। और जो इस वीडियो में हम शॉक की डेफिनेशन, उसके कॉजेस, साइन एंड सिम्टम्स, टाइप्स, पैथोफिजियोलॉजी, मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। शॉक इज़ अ मेडिकल इमरजेंसी इन विच द ऑर्गन एंड टिश्यू ऑफ द बॉडी आर नॉट रिसीविंग एन एडिक्वेट ब्लड फ्लो। यानी कि शॉक ऐसी मेडिकल इमरजेंसी होती है जिसमें जो ऑर्गन के जो टिश्यूज़ होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो एडिक्वेट ब्लड फ्लो होता है उनको वो नहीं मिल पाता। यानी कि जो ब्लड फ्लो है वो रुक जाता है या डिक्रीज़ हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम शॉक कहते हैं। और ये एक मेडिकल इमरजेंसी होती है, यानी कि इसमें हमें इमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके टाइप्स के बारे में देखेंगे। शॉक 5 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है कार्डियोजेनिक शॉक, यानी कि कोई हार्ट प्रॉब्लम या कोई कार्डियक डिसीज़ है उसकी वजह से अगर शॉक हो रहा है तो उसे हम कार्डियोजेनिक शॉक कहते हैं। नेक्स्ट है हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, यानी कि इनएडिक्वेट ब्लड वॉल्यूम, यानी कि बॉडी के अंदर ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है तो उसकी वजह से हाइपोवॉल्यूमिक शॉक होता है। एनाफाइलेक्टिक शॉक, यानी कि कोई सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो रही है बॉडी में, उसकी वजह से एनाफाइलेक्टिक शॉक हो सकता है। जैसे कि जब भी आईवी इन्फ्यूज़न किया जाता है उस टाइम पे अगर एलर्जी है पेशेंट को, या जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है पेशेंट के अंदर तो सीवियर एलर्जी कंडीशन क्रिएट होती है, उस वक्त एनाफाइलेक्टिक शॉक पेशेंट में आ सकता है। फोर्थ होता है सेप्टिक शॉक, यानी कि सीवियर इन्फेक्शन है अगर बॉडी में पेशेंट के तो उसकी वजह से भी सेप्टिक शॉक आ सकता है। उसके बाद है न्यूरोजेनिक शॉक, यानी कि अगर कोई नर्वस सिस्टम में कोई डैमेज है किसी प्रकार का पेशेंट के अंदर तो उसकी वजह से न्यूरोजेनिक शॉक हो सकता है। अब हम इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में देखेंगे। सो फर्स्ट है एंजाइटी, नेक्स्ट है चेस्ट पेन, ठीक है। सैलो ब्रीथिंग, सैलो ब्रीथिंग का मतलब होता है कि नॉर्मली हम जो ब्रीथिंग करते हैं डायफ्राम की सहायता से करते हैं, लेकिन जब हम ब्रीथिंग इंटरकॉस्टल मसल्स के थ्रू करने लगते हैं तो उसे हम सैलो ब्रीथिंग कहते हैं। ब्लूइश स्लीप, यानी कि क्या होता है, नेक्रोसिस होने लगता है। जब ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं पहुंच पाएगा टिश्यू के पास तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ऑक्सीजन की कमी की वजह से वहाँ पे ब्लूइश स्लीप हो जाएंगे। फिंगर्स एंड नेल्स भी ब्लू कलर के हो जाएंगे। नोजिया एंड वॉमिटिंग होगा पेशेंट के अंदर, अनकॉन्शियस पेशेंट रहेगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं, क्यों होता है शॉक। सो फर्स्ट है हार्ट फेलियर, यानी कि अगर हार्ट फेलियर है की कंडीशन है तो उस वक्त पेशेंट शॉक में जा सकता है। डिहाइड्रेशन है, सीवियर डिहाइड्रेशन में शॉक में जा सकता है पेशेंट। सीवियर एलर्जिक रिएक्शन होना और डिक्रीज यूरिन आउटपुट, यूरिन का आउटपुट प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। फास्ट हार्ट रेट हो रही है। डिस्टेंडेंट जुगुलर वेन, यानी कि जुगुलर वेन जो हो जाती है वो उभर जाना, उसका इसे कहते हैं डिस्टेंडेंट जुगुलर वेन, और नॉर्मली ये कार्डियोजेनिक शॉक में देखने को मिलती है। और नेक्स्ट है हीमरेज, ये बहुत हीमरेज, अगर एक्सेसिव ब्लड लॉस हो गया है तो उसकी वजह से पेशेंट शॉक में जा सकता है। सीवियर इन्फेक्शन है, ठीक है। लो ब्लड प्रेशर है पेशेंट के को, और कन्फ्यूज़न हो रही है। वीक अब्सेंस ऑफ पल्स, है ना, अगर पल्स वीक है या अब्सेंस है तो उसकी वजह से भी पेशेंट शॉक में जा सकता है। नेक्स्ट अब हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट, ड्यू टू एनिडिक्वेट परफ्यूजन, यानी कि जब भी ब्लड फ्लो एनिडिक्वेट होगा तो ऑर्गन्स में क्या होगा, हाइपोक्सिया की कंडीशन क्रिएट होगी। हाइपोक्सिया मतलब कि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो वहाँ पर एनर्जी लेवल भी डिक्रीज़ होगा, है ना, टिश्यू का एनर्जी लेवल भी डिक्रीज़ होगा। और एनर्जी लेवल डिक्रीज़ क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पर लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन होने लगता है। क्योंकि जब आपको पता होगा कि जब भी ऑक्सीजन की कमी होती है टिश्यू के अंदर तो वहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट होता है, और जब भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो वहाँ पर लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन होता है और वहाँ का जो पीएच क्या होता है, डिक्रीज़ हो जाता है। जब पीएच डिक्रीज़ होगा यानी कि एसिड बढ़ेगा, ठीक है, जो बॉडी के फ्लूइड्स हैं उनमें एसिड बढ़ेगा, यानी कि क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन क्रिएट होगी, यानी कि जो लिक्विड है बॉडी के अंदर, ठीक है, उनमें क्या होगा, एसिड बढ़ेगा। जब एसिड बढ़ेगा तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो भी, उनका फंक्शन भी डिस्टर्ब हो जाएगा। सो डिसफंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन होगी। उसके बाद डिस्ट्रक्शन एंड डिसफंक्शन एंड सेल डेथ, और फिर क्या होगा, डिस्ट्रक्शन होगा, डिसफंक्शन होगा, ऑर्गन फेलियर हो सकते हैं और सेल की डेथ होने लगेगी, ठीक है। और वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन एंड एनारोबिक मेटाबॉलिज्म की कंडीशन भी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट इसके मैनेजमेंट के बारे में देखेंगे कि हम शॉक में क्या क्या मैनेजमेंट करते हैं पेशेंट के अंदर।
सो फर्स्ट है प्रोवाइड O2 थेरेपी, है ना। अभी हमने पढ़ा कि हाइपोक्सिया की कंडीशन है, यानी कि ऑक्सीजन की कमी है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, 100% O2 सैचुरेशन प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को। IV इन्फ्यूज़न फॉर रिड्यूस हाइपोवोलेमिया, क्योंकि अगर हाइपोवोलेमिक शॉक है, यानी कि जो लिक्विड है, ब्लड है, वो बॉडी के अंदर डिक्रीज़ हो गया है, तो उसको भी हम मेंटेन करेंगे। IV फ्लूइड देंगे, जैसे कि हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं, प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं, डेक्स्ट्रेन दे सकते हैं। थर्ड है वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर्स एजेंट फॉर मेंटेनिंग ब्लड प्रेशर, एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। अगर पेशेंट के अंदर क्या है, ब्लड प्रेशर मेंटेन करना है, तो उसके लिए हम वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर एजेंट दे सकते हैं, जैसे कि एपिनेफ्रिन हो गया, नॉरएपिनेफ्रिन हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में कि क्या नर्सिंग मैनेजमेंट हम प्रोवाइड कर सकते हैं पेशेंट को। शॉक इज़ एन इमरजेंसी क्राइसिस, सो वी शुड गिव इमरजेंसी ट्रीटमेंट सच एज, यानी कि क्या होता है, जो शॉक है एक इमरजेंसी कंडीशन है, तो इसके लिए हमें इमरजेंसी ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड करना है, जैसे कि SSABC, यानी कि एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। ठीक है, अगर ज़रूरत पड़ती है तो हमें पेशेंट को CPR भी प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट, इफ़ द पर्सन इज कॉन्शियस एंड डज नॉट हैव एन इंजरी टू द हेड, लेग, स्पाइन, प्लेस द पर्सन इन शॉक पोजीशन, यानी कि पेशेंट प्रॉपर कॉन्शियस है और इसे कोई भी इंजरी नहीं है, हेड, लेग्स, स्पाइन, कहीं भी कोई इंजरी नहीं है, तो पेशेंट को हमें प्रॉपर पोजीशन प्रोवाइड करना है। ठीक है, नेक्स्ट है गिव अप्रोप्रिएट फर्स्ट एड फॉर एनी वुंड, इंजरी और इलनेस, है ना। अगर कोई पेशेंट को वुंड हो गया है या कोई भी इंजरी हो गई है पेशेंट को, तो हमें से अप्रोप्रिएट फर्स्ट एड प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट, कीप द पर्सन वार्म एंड कंफर्टेबल, लूजन टाइट क्लॉथ। ठीक है ना, पेशेंट को हमें कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करनी है और उसे वार्म रखना है। ठीक है, इफ़ पेशेंट इज हैविंग वॉमिटिंग टर्न द हेड टू वन साइड, है ना। अगर पेशेंट को वॉमिटिंग आ रही है तो पेशेंट के हेड को हमें वन साइड टर्न करना है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें, और अगर मुझे कोई इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें।